Hey everyone, welcome back to my channel Excel in Psychology. This is Amisha Sharma. Today we are going to start Unit 4, Block 1 of BPCC 109, which will be very useful for bachelor students, especially those students who will give exam in December. I want to add something in this video that please contribute my channel by liking, sharing and subscribing. It will be great pleasure. Thank you so much. Now let's start. Today topic is perspectives on human development, humanistic, ethological, evolutionary, bioecological and लाइफ कोर्स थ्योरी. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में आपकी अब्राहम मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी है, कार्ल रोजर अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के क्रिटिकल लेंस के बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद हम इथोलॉजिकल एंड इवोल्यूशनरी जो पर्सपेक्टिव है, कॉनराड लॉरेंज, द इम्प्रिंटिंग एक्सपेरिमेंट्स, इथोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट. उसके बाद हमारा है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव के क्रिटिकल लेंस क्या है. फिर हम पढ़ेंगे बायो इकोलॉजिकल मॉडल, जिसमें आपकी बहुत फेमस है उरी ब्रोन फेन ब्रेनर की आपकी थ्योरी है, और बायो इकोलॉजिकल मॉडल के क्रिटिकल लेंस. फिर लास्ट में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे कि लाइफ कोर्स थ्योरी क्या होती है, इसके बारे में इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं लाइफ कोर्स मॉडल में, और हम इसके क्रिटिकल लेंस इसके बारे में पढ़ेंगे. तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिट. हाँ जी. तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव में आपका क्या है, इसमें ये आपके बताते हैं कि एक म्यूजिशियन को म्यूजिक बनाना आना चाहिए, आर्टिस्ट को पेंटिंग, पोइट को लिखना आना चाहिए. ये सारी चीज़ें क्यों ज़रूरी होती है, ताकि वो अपने सेल्फ के साथ शांति से अपना रहना चाहते हैं. देखो, हर एक इंसान के अंदर अपना एक टैलेंट होता है, तो उस टैलेंट जो उसके पास वो टैलेंट होता है, उस टैलेंट को वो अच्छे तरीके से निखारे, तो वो अपने सेल्फ के साथ बहुत पीसफुली वो रह सकता है. तो इसको ही हम इसी नीड को हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहते हैं. तो इन्होंने एक एक्टिविटी दी है. एक्टिविटी में क्या है कि आप लाइफ आपकी जो लाइफ है वो किस तरीके तरह से शेप ले रही है. ऐसा क्या है, आपका टाइम कहाँ स्पेंड हो रहा है, आपने जो भी रिलेशन बनाए हैं उनके बारे में सोचो, अपनी एकेडमिक्स एक्टिविटीज़ के बारे में सोचो, लाइफ में अपने ऑप्शंस के बारे में सोचो. क्या आपने अपने डिसीजन लेने में आप कैपेबल हो, क्या आप इस टाइम से जो अभी चला हुआ है वो खुश हो, आप उस टाइम से या सेटिस्फाई हो. ठीक है. इफ वो मैस्लो और रोजर्स अलाइव होते तो वो आपसे क्वेश्चन पुट अप करते कि एक फुलफिलिंग लाइफ क्या होती है, आप फुलफिल लाइफ को क्या समझते हो. देखो, और हर एक इंडिविजुअल की जो ये डेफिनेशन होती है वो आपकी, कोई बोलेगा कि पैसा हो, कोई बोलेगा कि अच्छा घर हो, फैमिली हो, पार्टनर हो, बच्चे हो. तो सबकी ये जो डेफिनेशन होती है फुलफिलिंग लाइफ की वो अलग अलग होती है. तो आपको ये सारी थ्योरीज चिल्ड्रन और जो एडोलेसेंट की ऑप्टिमाइज पोटेंशियल्स के बारे में आपको समझा देंगे. बट जो और सारी थ्योरी ये बताएगी, इसमें ये होती है, चिल्ड्रन की ये पोटेंशियल्स है, एडोलेसेंस की ये पोटेंशियल्स है. बट ह्यूमनिस्टिक अप्रोच पर्सपेक्टिव आपका ऐसा नहीं है. वो आपको क्या बताते हैं, वो एक्सट्रीमली पॉजिटिव और जिसको बोलते हैं ना ग्रोथ ओरिएंटेड थ्योरी है. ठीक है. और मैं तो ये बोलूँगी आप इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए. ठीक है. तो इसने क्या बोला है कि ह्यूमनिस्टिक अप्रोच है, उसके पास आपकी 3 एजम्पशन थे, और वो 3 एजम्पशंस क्या थी. फर्स्ट एजम्पशन उन्होंने क्या बोला कि ईच पर्सन हैज द पावर टू एक्सरसाइज फ्री विल. वह जो भी बंदा सोचता है, आप जो भी सोचते हो, जो भी फील करते हो, जो भी आप बिहेवियर करते हो, उस पर काफी कंट्रोल होता है. ठीक है. वो आपके ऊपर है कि आप क्या सोचो, आप क्या फील करते हो, क्या बिहेवियर है, उस पर आपका काफी कंट्रोल होता है. ये आपकी फर्स्ट एजम्पशन बताती है. अब उसके बाद आपकी जो सेकंड एजम्पशन है वो क्या बोलती है. अब सेकंड एजम्पशन बोलती है कि
पीपल लार्जली रेशनली एंड कॉन्शियस, ठीक है। जो पीपल होते हैं ना, वो आपके इंडिविजुअली, जैसे हम हैं, इंसान हैं, तो वो बहुत ज़्यादा मतलब रेशनल माइंड सेट होता है उनका, और बहुत कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। हु आर नॉट ड्राइवन बाय अनकॉन्शियस एंड प्रिमिटिव अर्जिस एंड इंस्टिक्ट्स। अब जो आपका थर्ड है सब्जेक्टिव व्यू, वो क्या बोलते हैं, इन्होंने उसमें बताया है कि जो आपकी ऑब्जेक्टिव जो रियलिटी है उसको समझने के लिए, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझने के लिए जो आपकी वर्ल्ड का सब्जेक्टिव व्यू है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी इफ आप ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझते हो तो आपको वर्ल्ड का जो भी दुनिया है उसका सब्जेक्टिव व्यू आपके पास होना चाहिए, उसको समझना आपका बहुत ज़्यादा मेन है। तो ये सारे के सारे प्रिंसिपल आपके ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट के अंडर ही आते हैं। तीन एजम्पशन थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट में जो आप सोचते हो, फील करते हो, बिहेवियर करते हो, उस पर काफ़ी कंट्रोल होता है। सेकंड, जो पीपल है वो रेशनली होते हैं, आपके कॉन्शियस होते हैं। थर्ड, ऑब्जेक्टिव रियलिटी को समझने के लिए वर्ल्ड का सब्जेक्टिव व्यू बहुत मेन होता है। ओके, और इस वजह से इन्होंने क्या बोला है, इसको थर्ड फोर्स इन साइकोलॉजी आफ्टर साइको एनालिसिस एंड आपका बिहेवियरिज्म। यानी जो फर्स्ट पे है आई थिंक साइको एनालिसिस है, मैं इस चीज़ में कंफ्यूज हो रही हूँ फोर्सेस में। सेकंड आपकी बिहेवियरिज्म है, और थर्ड फोर्स आपकी ह्यूमनिस्टिक है। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो अब हम करने वाले हैं, वी शैल डिस्कस टू मेजर प्रोपोनेंट्स ऑफ दिस पर्सपेक्टिव, अब्राहम मैस्लो एंड कार्ल रोजर्स। तो अब मैं आपको बताऊंगी अब्राहम मैस्लो की जो नीड हायरार्की थ्योरी थी, उसमें क्या उन्होंने बताया कि जो अब्राहम मैस्लो थे उनका जन्म 1908 में हुआ था। कहाँ? न्यूयॉर्क में। कहाँ हुआ था उनका जन्म? न्यूयॉर्क में। तो वो ना एज अ चाइल्ड, और मतलब बच्चे थे ना जब, और एडोलेसेंट एज में भी वो बहुत ही शाय और इंट्रोवर्टेड बंदे थे, ठीक है। उसने उसने क्या, वो किसी के सामने ना मतलब खुल के बोलने एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे अब्राहम मैस्लो, ठीक है। उसने क्या की, उसने लॉ की स्टडी की थी, और लॉ की जो स्टडी करने के बाद उन्होंने अपनी साइकोलॉजी फील्ड में अपना कैरियर को ऑप्ट किया था। ओके, तो उसने क्या बताया कि उसके स्टडी के बाद, लॉ की स्टडी के बाद उन्होंने साइकोलॉजी की, और जो पीएचडी थी वो हार्लो के अंडर में की थी, जो कि हार्लो बहुत फेमस माने जाते हैं। ये आप मास्टर्स में पढ़ोगे, कॉन्टैक्ट कंफर्ट एक्सपेरिमेंट इनका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। फिर उनको जो सबसे ज़्यादा फेम मिली ना, वो 1960 में मिली, जब उन्होंने अपनी थ्योरी बनाई पीएचडी में, जो की जो भी रिसर्च थी उससे उनको बहुत ज़्यादा फेम मिली। तो उन्होंने क्या बताया, उसने सबसे इम्पोर्टेंट जो फाउंड किया था, जो भी उनकी रिसर्च थी, बायोलॉजिकल, इवोल्यूशनरी, साइको एनालिटिक, बिहेवियरिस्टिक पर्सपेक्टिव, ये इन्होंने इनकी जो एक्सट्रीमली लिमिटेड थी इनकी अप्रोच में। ओके, तो अब उसके बाद मैं आपको बताऊंगी इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट क्या चीज़ थी इनकी, कि इनकी जो 1968 में और 1987 में इन्होंने पब्लिश की, क्या पब्लिश की, जो इसकी थ्योरी थी आपकी बायोलॉजिकल और सोशल नीड से बहुत परे थी। ओके, मतलब इनकी ये थ्योरी नहीं थी जैसे आपने पहले पढ़ी कि पियाजे की पढ़ी थी कि हाँ सोशली है, ये है, बच्चे का जो डेवलपमेंट है कल्चर पर डिपेंड करता है। इनकी थ्योरी ऐसी नहीं थी। जो मैस्लो की थ्योरी थी वो बायोलॉजिकल और आपकी सोशल नीड से बहुत परे थी। इसकी थ्योरी में आपको, आप देखोगे कि इन्होंने बोला है कि हायर ऑर्डर नीड होती है, मतलब एक जैसे ऑर्डर में इनकी थ्योरी थी कि हाँ भाई पहले इस नीड को कंप्लीट करोगे, फिर आप इस नीड पर आओगे, फिर इस पर, तो इनकी ऑर्डर था, ठीक है। हाँ जी, तो उसके बाद उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया था
कि जिसमें अपनी पोटेंशियल्स को फुलफिल करने की नीड होती है ना, उसको ही हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बोलते हैं। अब्राहम मैस्लो बोलते थे कि इफ आपके अंदर कोई चीज है, ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल है और आपको फुलफिल करने की कोई भी चीज, मान लो कि आपके अंदर डांस का जुनून है, ठीक है, तो आप अपना उस डांस के लिए 100% देते हो, आप दिन रात मेहनत करते हो। लाइक मैं देखो एक्ट्रेस जो होती है, मैं उनसे बहुत कुछ चीजें सीखती हूँ, और वो क्या चीजें सीखती हूँ, वो मैं सबसे पहले चीज सीखती हूँ कि देखो वो अपनी, बेशक से वो कुछ भी करे, बट उनसे जो मुझे सीखने के लिए मिलता है वो यही होता है कि वो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। आपको पता है वो डांस के लिए कितना कितना कुछ, एक एक स्टेप को रिहर्सल करने में उनको एक एक दो दो महीने लग जाते हैं। ठीक है, वो बेशक से उनका प्रोफेशन है, बट अपने उसके अंदर वो फुल पोटेंशियल देते हैं। तो वही सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन्होंने बोला है, मैस्लो ने, कि हाँ भाई, जिसमें अपनी पोटेंशियल्स को फुलफिल करने की उनको नीड होती है। तो शुरू से मैंने बोला था कि इन्होंने बोला है कि ही रिमेन्ड अ शाई एंड इंट्रोवर्टेड इंडिविजुअली एंड डिसलाइक पीपल अपीयरेंसेस एंड स्पीकिंग। तो उन्होंने क्या बोला, वो शाई और इंट्रोवर्ट थे, ठीक है, इसलिए वो पब्लिक की जो अपीयरेंसेस या स्पीकिंग था उसको ज्यादा पसंद नहीं करते थे, लोगों से घुलना मिलना। ऐसे बहुत बंदे होते हैं, ठीक है, यहाँ भी है, तो ये वो बिल्कुल आपका पसंद नहीं करते थे। तो उसने क्या किया, उसने पास पास जो उन्होंने बताया कि उसने पास्ट जो पर्सपेक्टिव थे, जो मतलब सिर्फ जो हमारे थ्योरीज थी, बायोलॉजिकल, हाँ, बेसिक नीड लाइक हंगर, थर्स्ट, सेक्स, फोकस करते थे। मतलब आपने देखा होगी पास्ट की जितनी भी थ्योरी थी वो क्या बोलते थे कि हाँ भाई, आप आपकी बेसिक नीड है, आप उसको कंप्लीट करो, ये उसके बाद आपका डेवलपमेंट है। बट वो इन सब चीज़ों को क्रिटिसाइज करते थे मैस्लो। मैस्लो इन चीज़ों को नहीं मानते थे कि हाँ भाई, पास्ट पर्सपेक्टिव है, सिर्फ बायोलॉजिकल बेसिक नीड्स कंप्लीट पर हो गया आपका डेवलपमेंट, ठीक है। वो उनकी सबसे फेमस उनकी पिरामिड थ्योरी थी, 5 लेवल थे इसके, ठीक है। इन्होंने प्रोग्रेसिव नीड्स के बारे में बातें करते, ये नहीं है कि हाँ भी खाली बेसिक नीड के बारे में बातें की और आपका हो गया। इन्होंने बहुत इन्होंने प्रोग्रेसिव उससे बात की थी, और ये इनकी जो लेवल थे वो बेसिक टू हाई थे। यानी आपको सबसे पहले एक आप दूसरे लेवल पर तभी जा सकते हो जब आपका उसके नीचे वाला जो लेवल है आप उसको कंप्लीट करोगे। यानी 5 लेवल है, तो ये नहीं है कि आप फर्स्ट से डायरेक्ट आप फोर्थ पर जंप करोगे, नहीं, आपको सेकंड पर जाना पड़ेगा, थर्ड पर, फोर्थ पर, फिफ्थ पर, ठीक है। तो आपका बेसिक टू आप कॉम्प्लेक्स उनके लेवल होते हैं। तो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव क्या बताता है, उन्होंने बताया है, द ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव टॉक्स अबाउट एवरी इंडिविजुअली हैविंग फ्री विल एंड हैविंग द एबिलिटी टू रीच देयर हाईएस्ट पोटेंशियल। Free will is the ability that helps individually make choices and decide about what's best for them rather than being dictated by societal norms and standards। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें। तो उन्होंने क्या बोला है कि जो ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव है वो क्या बताता है, वो जो बेसिकली ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव बताता है कि हर इंडिविजुअली के पास फ्री विल होती है, ठीक है, और सबके पास फ्री विल होती है और उनके अंदर एबिलिटी होती है कि वो अपने हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंच सके। देखो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, ये नहीं है कि हाँ भाई एक एज होती है 30 साल तक सबके अंदर पोटेंशियल्स होते हैं, उसके बाद तो होती नहीं, ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ठीक है। तो इसने क्या बोला है कि लर्निंग की वो बोलते हैं ना कि लर्निंग की कोई एज नहीं होती है, आप किसी भी टाइम उसको सीख सकते हो। तो वे भी यही बोलते हैं कि ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव बोलता है कि हर इंडिविजुअली के पास फ्री विल होता है और उनके पास एबिलिटी होती है अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल्स तक पहुंचने की, ठीक है। अब फ्री विल क्या होती है, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग
फ्री विल वो एबिलिटी होती है जिसमें इंडिविजुअली को सोशल जो सोशल स्टैंडर्ड्स होते हैं या नॉर्म्स होते हैं उनके जो डिक्टेटेड कर देते हैं कि हाँ भाई देखो आप ना ये काम करोगे तो आप अच्छे हो, ठीक है। जैसे सोसाइटी बोल देती है ना कि हाँ मान लो कि क्या है कि आप मेरी अकॉर्डिंग शादी करोगे तो ना ये बेस्ट है, ठीक है। आप और भी सोसाइटी के आप ये सूट सलवार डालोगे ना तो बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है। तू जीन्स टॉप डालेगी तो बहुत वैसी लड़की है, गंदी लड़की है, कैरेक्टरलेस लड़की है। तो ये सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं, तो ये ही हमें क्या बनाते हैं, गुड बैड। ये ऐसे तो ये फ्री विल क्या बोलता है कि वो एबिलिटी होती है जिसमें आप अपनी चॉइसेस, ठीक है, जिसमें आपके अंदर वो विल होती है, आप अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं कि उनके लिए सबसे अच्छा मेरे लिए क्या है, ठीक है। आपकी ये विल है वो ये डिसीजन लेने में हेल्प करती है कि हाँ निरंजना है कि भाई मानो मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, मैं क्या कर सकती हूँ। ना कि सोसाइटी कुछ भी बोल दे कि तू ये करेगी तो तेरे लिए बेस्ट है, नहीं। फ्री विल ये बोलती है कि आपके पास विल है, आपके पास डिसीजन मेकिंग पावर है कि आप जो भी है मतलब चॉइस है आपके पास कि मेरे लिए ये ठीक है तो मुझे ये करना है, ना कि सोसाइटी ने जो नॉर्म्स बना दिए हैं उसी के अकॉर्डिंग आप चलोगे। तो इस अब ये साइकोलॉजिस्ट है, मान लो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलते तो क्या हम ये दे पाते, नहीं दे पाते। इनके अंदर एक फ्री विल थी, इन्होंने अपनी फ्री विल का यूज किया, उस एबिलिटी का यूज किया और उस एबिलिटी का यूज करके वो अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचे। हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुंचने के बाद उन्होंने ये थ्योरीज थी, आई समझ। तो ये आपका फ्री विल होता है। तो उन्होंने क्या बोला, ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी merely explained as reactions to external events and conditions, it is always motivated। तो उन्होंने ये बोला कि ह्यूमन जो बिहेवियर है उसको हम एक्सटर्नल इवेंट्स और कंडीशन से एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये हमेशा मोटिवेटेड रहता है। मान लो कि कोई बंदा है उसका आपके सामने बहुत ज़्यादा रूडली बिहेवियर है, ठीक है, बट वो किसी के शादी में गया या फिर किसी ऐसे इवेंट में गया वहां उसका बहुत काम नेचर है, ठीक है। अब मान लो कि तो इसमें आपने क्या देखा कि आप किसी बंदे का या आपने कोई ऐसा बंदा देखा कि उसका बहुत रूडली बिहेवियर था, बट वो आपके साथ बात करता है तो उसका बहुत काम नेचर है। तो आप किसी के बिहेवियर को जज नहीं कर सकते हो एक इवेंट से। एक इवेंट को देखकर आप कभी भी किसी बंदे का बिहेवियर जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि इवेंट्स अलग अलग होते हैं, वहाँ इवेंट्स के अकॉर्डिंग एनर्जी अलग अलग होती है और एनर्जी के अकॉर्डिंग बंदे का जो थॉट्स है वो आपके अलग अलग होते हैं। तो यू कांट एज्यूम। तो इसने बोला और बिहेवियर हमेशा मोटिवेटेड आपका रहता है। सेकंड, मोटिवेशन हमेशा तभी ड्राइव होती है, द मोटिवेशन इज ऑलवेज ड्राइवन बाय देयर फेल्ट नीड्स, ऑल इंडिविजुअली स्ट्राइव हार्ड टू फुलफिल देयर नीड्स। तो आपकी जो मोटिवेशन हमेशा तभी ड्राइव होती है जब आप अपनी नीड्स को फील करते हो। मान लो कि मुझे अब एक जॉब की नीड है, कि मुझे जॉब चाहिए, ठीक है। अब मुझे जॉब की नीड है तो अब तभी तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगी। आपके सामने खाना है, ठीक है, आपको भूख लगी हुई है और आपको खाना है, ठीक है। तो जब आपको भूख लगेगी तभी तो मोटिवेशन आएगी, आपको भूख ही नहीं है तो कैसे मोटिवेशन आएगी। तो वो यही बोलते हैं कि मोटिवेशन हमेशा तभी ड्राइव होती है जो वो अपनी नीड्स को फील करते हैं और हर इंडिविजुअली अपने नीड्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत कड़ी मेहनत आपकी करता है। इन्होंने बोला है ना, हार्ड टू फुलफिल देयर नीड्स। थर्ड, उन्होंने बोला है कि एक जो पूरा का पूरा जो स्पेक्ट्रम है, अ होल स्पेक्ट्रम ऑफ बिहेवियर कैन बी एक्सप्लेन्ड विद अ रिलेटिवली स्मॉल सेट ऑफ फंडामेंटल नीड्स। तो उन्होंने बोला है जो आपका होल स्पेक्ट्रम है वो आपके जो स्मॉल सेट ऑफ नीड्स है उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं और फंडामेंटल नीड्स आपकी इनबॉर्न होती है।
अब फंडामेंटल नीड सबको पता है, खाना ये तो सबको चाहिए होता है, मकान सबको चाहिए होता है, और ये आपकी रोटी जो बेसिक नीड्स होती हैं, सेक्स, हंगर, तो ये क्या होती है, ये आपकी इनबॉर्न होती है, यूनिवर्सल होती है, चाहे वो किसी भी एज का हो, अब ये नहीं है, या फिर किसी भी कल्चर का हो, ये तो सब पर ही एप्लीकेबल है। अब ये नहीं कह सकते कि हाँ भाई अब अमेरिका का बच्चा है, जापान का बच्चा है, इंडिया का बच्चा है, खाना तो सबको चाहिए, कपड़े तो सबको ही चाहिए, या वहाँ अलग बेसिक नीड है, यहाँ अलग बेसिक नीड है। तो मैस्लो ये बोलते हैं कि बेसिक नीड सब पर एप्लीकेबल होती है, चाहे वो आपका किसी भी कल्चर का हो। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, वो ये बोलते हैं, हाँ फोर्थ पॉइंट मैंने आपको बता दिया है कि फंडामेंटल नीड आपकी इनबॉर्न होती है, और वो आपकी सभी उस पर आपकी एप्लीकेबल होती है। उसके बाद आपका क्या बोलते हैं कि फॉर एन इंडिविजुअली टू सर्वाइव, थ्राइव एंड फ्लोरिश, ऑल नीड्स शुड बी पार्शियली और फुली फुलफिल्ड। तो उसने बोला है कि किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए, या फिर उसकी नरिशमेंट के लिए, जिसको हम बेसिक हिंदी में बोलते हैं फलना फूलना जो भी होता है, और उसकी प्रोग्रेस करने के लिए उसकी सभी नीड्स कंप्लीट होनी चाहिए। मान लो कि मुझे अच्छा खाना नहीं मिल रहा है, अच्छा मुझे अच्छा कपड़े नहीं मिल रहे हैं, तो मेरी बेसिक नीड ही पूरी नहीं हो रही है, तो क्या मैं लाइफ में प्रोग्रेस कर पाऊंगी? मुझे खाना नहीं मिल रहा है, अब मैं भूखी हूँ, ठीक है, और मुझे पता नहीं कितनी कितनी क्या क्या बीमारी होंगी, ठीक है, तो मैं अच्छे तरीके से अपने प्रोग्रेस नहीं कर पाऊंगी लाइफ में। तो बेसिक नीड कंप्लीट करते हैं जब कोई भी हम जीवित रहने के लिए, या फिर हम मतलब अपनी प्रोग्रेस करने के लिए नीड्स कंप्लीट होना बहुत जरूरी है। उसके बाद उन्होंने बोला है कि अनसेटिस्फाइड नीड्स मोटिवेट बिहेवियर, वंस इट इज सेटिस्फाइड इट सीजेस टू मोटिवेट दैट इन द इंडिविजुअली। इसका मैं बताती हूँ कि अनसेटिस्फाइड जो नीड होती है, जो हमारी सेटिस्फाई नहीं होती, वो हमारे बिहेवियर को मोटिवेट करती है, तो कोई सबकी अलग अलग होती है अनसेटिस्फाई, ठीक है, और जब वो एक बार सेटिस्फाई हो जाती है ना, तो फिर ना ऑटोमेटिकली वो नीड भी बंद हो जाती है। मान लो कि किसी की सेक्स की है, ठीक है, वो हो गया उनका, उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सबके साथ है ये, तो वो ऑटोमेटिकली ना आपकी सीज बंद हो जाएगी उसी टाइम पे, ठीक है, वो कुछ ही देर की हमारा प्लेजर होता है उसमें, उसके बाद फिर वो बंद। दूसरा क्या होता है, आपने देखा होगा कि आपको भूख लगी हुई है, ठीक है, आपने खाना खाया, खाना खा लिया, फिर उसके बाद आपकी हो गई जो अनसेटिस्फाइड डिजायर कंप्लीट, फिर वो आपकी क्या होती है, फिर वो बंद हो जाती है, हाँ अब हो गया। हम दूर क्यों जाते हैं, हमारी एक नीड है, जॉब 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 जॉब, पता है जॉब मिलने के बाद वो अनसेटिस्फाई थी जब तक जॉब नहीं थी, जॉब मिलने के बाद फिर वो आपकी बंद हो जाती है। कोई भी नीड, सबकी नीड अपनी अलग अलग होती है। घर है, हमारा जब घर नहीं बना था तो हमें रहता था हाय घर घर घर, घर बना तो फिर ऐसे कैसे हो गया, तो यही होती फिर दूसरी नीड आ गई। तो अनसेटिस्फाइड नीड जो है वो बिहेवियर को ना मोटिवेट करते रहते हैं, घर बनाना घर बनाना घर बनाना, ठीक है, और जब वो नीड कंप्लीट हो जाती है ना, तो फिर वो आपकी ड्राइवन फोर्स उसी टाइम पे बंद हो जाती है, ठीक है। अब जो इनकी इन्होंने बोला है कि जो इनकी नीड है वो आपकी हायरार्की में है, ठीक है, जिसमें हम बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि जो नीड हमारी मूव होती है आपकी बेसिक टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब उन्होंने बोला है व्हेन अ लोअर ऑर्डर नीड इज सेटिएटेड, सेटिएटेड का मतलब होता है सेशिएट, सेशिएट सॉरी प्रोनाउंसिएशन में गलत होगी, इसका मतलब होता है सेशिएट का मतलब कि तृप्त, तृप्त मतलब सेटिस्फाई, ठीक है, ये सिनोनियम है सेशिएट इसका सेटिस्फाई का। तो इन्होंने क्या बोला है कि जब लोअर नीड आपकी संतुष्ट होती है तब आपकी नेक्स्ट लेवल एक्टिवेट होता है, ओके। तो अब हम इसकी मैं आपको ये भी बता देती हूँ, इसको भी पढ़ ही लेते हैं, जो इनकी मैस्लो की थ्योरी थी उसके बारे में। सबसे पहले हमारी आती है फिजियोलॉजिकल नीड।
अब फिजियोलॉजिकल नीड में क्या होता है? फिजियोलॉजिकल नीड जो आपकी फिजियो से ही समझ आ गया होगा, जो आपकी शरीर से रिलेटेड हो। आपकी ब्रीथिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, खाना ये भी इंपॉर्टेंट है, पानी, सेक्स, जो आपकी होमोस्टेटिस, एक्सक्रीशन, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आपकी फिजियोलॉजिकल में आती है आपकी बॉडी से रिलेटेड, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अच्छे तरीके से खाना खाओगे, आपकी सारी बेसिक नीड पहले कंप्लीट होती है, ठीक है, ये कंप्लीट होगी, ओके। फिर आप बढ़ते हो ऊपर वाले पर, आप आते हो सेफ्टी जोन में। सेफ्टी में क्या होता है? आप फिर भाई कंप्लीट तो होगी बेसिक नीड, अब बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए करेंगे, बेसिक नीड कंप्लीट करने के लिए हम अपनी बॉडी की सिक्योरिटी करेंगे। देखो बॉडी, हम बोलते हैं ना कि हम किस लिए कमाते हैं, अपने पेट के लिए कमाते हैं, तो ये यहाँ हमारी जो लोकोक्ति है वो यहाँ फिट होती है। तो अब हमें क्या करना है? सेफ्टी आ जाएगी, ठीक है, हम अपनी बॉडी की सिक्योरिटी करेंगे। किस किस की बॉडी की सिक्योरिटी करेंगे? एक अच्छी सी एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देंगे, रिसोर्सेज, अपनी मोरालिटी, फैमिली, हेल्थ, आपकी प्रॉपर्टी, इन चीज़ों पर फोकस करेंगे, ठीक है। सेफ्टी जो है आपने अपना ले लिया, मतलब पहले आपने बेसिक नीड आपकी कंप्लीट होगी, उसके बाद आपके पास जॉब होगी, अच्छे तरीके से सेटलमेंट वगैरह आपकी हो चुकी है। हमारे यहाँ एक बोलते हैं ना कि लड़के के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, आजकल तो लड़कियों के लिए भी है, कि पहले ना तू अपना कैरियर सेट कर, कैरियर सेट करने के बाद ही लड़की मिलेगी, पहले जॉब ले। क्योंकि लड़के का गहना क्या होता है? लड़के का गहना ही उसकी नौकरी होती है, ठीक है, उसकी कोई पूछ नहीं होती है जब तक उसके पास जॉब नहीं होती है ना, कोई उसको पूछता नहीं है, वो कितना ही अच्छा हो। तो यही चीजें होती है कि आपने फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट की, उसके बाद आपने अपना सेफ्टी, आपने बॉडी की केयर की, ठीक है, आपने ये जो क्या बोलते हैं बैंकिंग वगैरह का, जो ये बीमा वगैरह, जो भी है रिसोर्सेज वगैरह, प्रॉपर्टी वगैरह आपने इकट्ठी की, ठीक है। ये सेफ्टी तो होती है ना, इस वजह से हम ये बीमा वगैरह करवाते हो, तो ये सेफ्टी में आ जाती है। उसके बाद आपकी क्या होती है? उसके बाद आप हो गए अब एबल कि हाँ मेरे पास जॉब भी है। अब आप जाते हो रिलेशनशिप, आप अपने देखो, आप कुछ बच्चे होते हैं जो कैरियर से पहले ही रिलेशनशिप में चले जाते हैं, वो मैच्योर रिलेशनशिप हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो, वो तो एक अलग बात है। बट आप सबसे पहले अपना कैरियर बनाओ, उसके बाद जब आप जाते हो, क्योंकि आप मैस्लो की स्टेज के अकॉर्डिंग ही पहले कूद रहे हो, तो वो चीज़ें गलत होती है। तो आप सबसे पहले अपने क्या, एक जॉब लेते हो, तो जॉब लेने के बाद आपसे आपकी सेफ्टी नीड कंप्लीट, उसके बाद आप रिलेशनशिप में जाते हो, ठीक है, फिर आपको होता है कि हाँ भाई सब कंप्लीट होगा, अब शादी करते हैं या फिर रिलेशनशिप में जाते हैं, तो आप अपनी फ्रेंडशिप, फैमिली बनाते हो, सेक्सुअल इंटीमेसी आपकी होती है। चलो, लव भी हो गया, बिलोंगिंग भी हो गया, आपने जो भी संबंध बनाए। उसके बाद शादी होगी। अब शादी होने के बाद एम्प्लॉयमेंट है, बच्चे वगैरह सब कुछ। अब उसके बाद आपकी आती है स्टीम। स्टीम आपकी प्रेस्टीज, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें। इसमें आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, अचीवमेंट आप करते हो कि हाँ मैंने इतना किया है, इतना कमाया है, ये प्रमोशन हुआ है, तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है। दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, अपनी रिस्पेक्ट भी, दूसरे भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि जब आप दूसरों को देते हो तभी तो आपके दूसरे करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी हो जाती है इस टाइम। उसके बाद सेल्फ, हमारे यहाँ तो ना लव के बाद एस्टीम तक बहुत ही कम पहुँचते हैं, और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पर तो इतने कम पहुँच पाते हैं, बहुत ही कम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वो स्टेट होती है जिसमें ना तो उनको अपनी फैमिली की टेंशन, ठीक है, हाँ, जैसे ये मान लो कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में जो आपने, मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगी, लाइक पंडित होते हैं ना, जो जो बहुत तपस्वी पंडित, वो वाले आशाराम समथिंग टाइप वाले नहीं, मतलब बहुत ही जो तपस्वी पंडित होते हैं, लाइक जिन्होंने साधना तप ये कर रखी हो, या फिर कोई ऐसा बंदा जो सब कुछ अपनी एक साइंटिस्ट है, उसका नाम मैं भूल गया, आई थिंक वो टाटा थे, या फिर पता नहीं, मैं उनका नाम भूल चुकी हूँ। उन्होंने अपनी जो भी कमाया था वो सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने दान में दे दी थी। आई थिंक वो टाटा थे, मैं उनका पता नहीं कौन थे, मैं नाम भूल गई, बिजनेसमैन थे वो, ठीक है। तो उन्होंने अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी उन्होंने दान दे दी थी। तो ये
इसके लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है ये। ठीक है, उन जब आपके अंदर ये सेंस आ जाते हैं कि यार मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ यही रह जाना है। ठीक है, मतलब जब आप अपने लिए ना सोच कर दूसरों के लिए सोचते हो, दूसरों के वेलफेयर के लिए सोचते हो, वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। लाइक ये पंडित हो गए जो अपने, और यहाँ तक है ना बहुत कम बंदे पहुंच पाते हैं, वो बहुत ही डायमंड मैं मानूंगी बहुत ही रेयर होते हैं। सेल्फ हेल्प सब एस्टीम तक पहुंच जाते हैं, कुछ लव तक ही सीमित रहते हैं, किसी को सेफ्टी तक ही रह जाता है, कोई आपकी फिजियोलॉजिकल, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक पहुंचना बहुत ही टिपिकल बात होती है। और जो पहुंच जाए तो उसकी तो लाइफ ही, उसको उसको बोलते हैं हम कि हाँ सिद्धि, जिसको बोलते हैं ना हम अपने ग्रंथ में सिद्धि प्राप्त हो गई है, तो वो सिद्धि यहाँ इन्होंने बस वही बात है साइकोलॉजी में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन दे रखी है। इसमें क्या होता है कि इसमें बंदा अपने बारे में नहीं सोचता, इसमें वो दूसरों के कल्याण के बारे में सोचता है। मोरालिटी, क्रिएटिविटी, स्पॉन्टेनिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, लेक ऑफ प्रिजुडिस, एक्सेप्टेंस ऑफ फैक्ट्स, तो ये सारी चीजें इसमें आपकी आ जाती है। जैसे एक फैक्ट है कि मृत्यु ही एक अटल सत्य है, तो ये फैक्ट पर बिलीव करेंगे, कुछ नहीं लेकर जाना, सब कुछ यहीं रह जाना। लाइक आपके परमानंद महाराज है वृंदावन में जो बहुत फेमस है, तो ये आपके सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक है। उनको उनको क्या है, उनको अपनी फैमिली की, अब हमारे जैसे बंदे हो बस फैमिली तक अटक जाते हैं, बच्चों का करना है, ये करना है, बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक बहुत, और ये बहुत ही हाईएस्ट स्टेज भी होते हैं। और इसमें बंदा, जिसको बोलते हैं इस अकॉर्डिंग, इस मैस्लो की थ्योरी के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पहुँचने के बाद ये लगता है इंसान को कि हाँ मैंने अपनी लाइफ को जिया है। तो ये आपकी फुल फंक्शनिंग जो लिविंग लाइफ होती है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी जीना, तो वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक होती है। तो आज का जो हमारा सेफ्टी, थर्ड लव, बिलोंगिंग, फोर्थ स्टीम, और फिफ्थ आपका था सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो आज जो हमारे इसमें मैस्लो की थ्योरी में पॉइंट रिमेनिंग थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने 4 बेसिक नीड्स बताई है, ठीक है, और जिनको हम डेफिशिएट नीड्स बोलते हैं, और इसको बोलते हैं हम डी नीड। ओके, उसके बाद आपकी जो लास्ट लेवल की होती है, एंड इसको हम बोलते हैं बीइंग नीड्स, और जिसको हम इसको बीइंग नीड्स के साथ साथ बी नीड बोलते हैं, और डेफिशिएट नीड को हम डी नीड बोलते हैं। ओके, उसके बाद इन्होंने बताया है कि इंटरडिपेंडेंट क्वालिटीज ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पीपल, कि देखो जो सेल्फ एक्चुअलाइजिंग पीपल होते हैं, मैं आपको इनकी कुछ आपको इंटरडिपेंडेंट क्वालिटीज बताऊंगी। क्लियर, मोर एफिशिएंट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, ये साफ होता है, ठीक। और इनको जो रियलिटी का परसेप्शन होता है ना, उनको बहुत अच्छे तरीके से होता है। बेसिकली फैंटेसी लाइफ में जीना नहीं पसंद करते। ऊपर बताया था ना कि फैक्ट्स को एक्सेप्ट करते हैं जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाले लोग होते हैं। मोर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, increased integration, wholeness and unity of the person, increased spontaneity। spontaneity का मतलब होता है आपका काम, सहजता, ठीक है। फुल फंक्शनिंग, अलाइवनेस, ऑटोनॉमी, यूनिकनेस, इनके अंदर यूनिकनेस होती है, एबिलिटी टू लव, ठीक है। ये मतलब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लोगों की कुछ क्वालिटीज थी जो मैंने आपको बताया है। उन्होंने बोला है कि जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक आप पहुंचना चाहते हो, तो आपको 3 प्री कंडीशन, पहुंचने के लिए आपको 3 प्री कंडीशन की नीड होती है। और ये किसकी, देयर शुड बी अब्सेंस ऑफ रीस्ट्रेंट्स। रीस्ट्रेंट्स का मतलब हमारा होता है किसी भी चीज़ पर पाबंद, प्रोहिबिट, ठीक है, अंकुश लगाना, ठीक है। नो डिस्ट्रैक्शन, इनकी अब्सेंस इसमें नहीं होनी चाहिए कि हाँ भाई आप पाबंद लगा दोगे, नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना, ये सारी चीज़ें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में नहीं होती, वो फ्रीली होते हैं, वो ओपनली आपके होते हैं। फ्रॉम लोअर ऑर्डर डिफिशियंसी नीड्स एंड अ गुड इंसाइट इनटू oneself। तो ये हमारी मैस्लो की थ्योरी थी। आज हम पढ़ेंगे कार्ल रोजर्स अप्रोच के बारे में, ठीक है। तो जो कार्ल रोजर थे वो बहुत ही रिलीजियस बंदे थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपके क्या थे, रिलीजियस आपके बंदे थे।
कार्ल स्टोचर, इन्होंने ये बाद में मतलब इन्होंने ना क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपनी मास्टर्स अपनी स्टडी कंप्लीट की थी। पहले ये बहुत ज़्यादा जैसे रिलीजन होता है, मतलब इनका जो फेथ था वो रिलीजन में बहुत ज़्यादा था। बाद में ये आपकी साइकोलॉजी की तरफ ये मूव हुआ, इनका जो इंटरेस्ट था। उन्होंने उन्होंने क्या बोला है इन्होंने कि ही वॉज ट्रेंड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड वॉज कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस। उन्होंने क्लिनिकल साइकोलॉजी में अपनी डिग्री की, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, और वो डेवलपमेंट ऑफ जो थ्योरीज होती है डेवलपमेंट की, और जो बिहेवियर होता है, मतलब जो बिहेवियर की थ्योरीज थी, डेवलपमेंट की थ्योरीज थी, उनके लिए कार्ल रोजर बहुत ज़्यादा आपके फेमस थे। उनके बाद 1963 में उन्होंने कैलिफोर्निया, जो कि यूएसए है, उसमें सेंटर फॉर द स्टडीज़ ऑफ द पर्सन की इस्टेब्लिश किया था। एक सेंटर था जिसमें आपकी पर्सन की स्टडीज़ के लिए इन्होंने सेंटर आपका ओपन किया था। कहाँ? आपका कैलिफोर्निया में, यूएसए में। ओके। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ बहुत एक्टिव रहे, बहुत मतलब जिसको बोलते हैं वो एक्टिवली अपना काम करा, और जो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच थी उसके डेवलपमेंट में अपना पूरा का पूरा कंट्रीब्यूशन इन्होंने दिया था। उनकी 85 साल की एज में, 85 ईयर की एज में उनकी डेथ हो चुकी थी 1987 में आपकी। इन्होंने बोला है ना, ही वॉज वेरी एक्टिव throughout his life and contributed to the development of the humanistic perspective. He died at the age of 85 in 1987. His daughter, Natalie Rogers, extended his work with an expressive arts orientation. ठीक है, आगे की जो उनकी रिसर्च थी वो उनकी बेटी नताली रोजर्स, इनकी भी रिसर्च फेमस है। ठीक है, उन्होंने इनकी रिसर्च पर काम किया था। देखिए उसके बाद क्या है, उन्होंने फुल पोटेंशियल से काम करने वाले, मतलब कार्ल स्टोचर थे ना, उनका जो मेन फोकस था वो यही था कि फुल पोटेंशियल होता क्या है। सभी बोलते हैं कि फुल पोटेंशियल से काम करना चाहिए, होता क्या है। तो उन्होंने फुल पोटेंशियल से काम करने वाली जो इंडिविजुअल होता है, जैसे उस पर उन्होंने विचार किया था कि हाँ भाई ये चीज़ क्या होती है। मैस्लो की तरह वो भी मानते थे कि जैसे मैस्लो ने विल पावर दी थी, कि विल पावर क्या होती थी कि लोग अपने फैसले, अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। उनको किसी जो डोमिनेटेड सोसाइटी ने उनके जो फैसले वो डिसाइड नहीं कर सकती सोसाइटी, कि हाँ भाई आपके लिए ये सही है ये गलत है। तो उसने भी, कार्ल स्टोचर थे, वो मैस्लो को बहुत फॉलो करते थे, उनकी थ्योरीज को बहुत उन्होंने फॉलो किया। तो उन्होंने क्या बोला, मैस्लो की तरह वो मानते थे कि लोग अपने डिसीजन लेने के लिए इंडिपेंडेंट है, वो ले सकते हैं, बट हर इंडिविजुअल के पास इतनी पोटेंशियल होती है कि वो अपने गोल्स, डिज़ायर्स को पूरा कर सके। हर एक बंदे के पास कैपेबिलिटी होती है। जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना, यार उसमें वो आईएएस बन गया, चल मेरे तो बस की नहीं है। भाई तू भी बन सकता है, वो भी बन सकता है जिसने ये बोला कि आई कैन डू इट। हर, क्योंकि साइकोलॉजी बोलती है हर इंसान के अंदर विल पावर होती है। और कार्ल स्टोचर अपनी थ्योरी में, रिसर्च में ही बोलते हैं कि हर इंडिविजुअल के पास इतनी पोटेंशियल होती है कि वो अपने गोल को और अपने डिज़ायर्स को फुल कंप्लीट कर सके। बोला है इन्होंने, people are, Maslow he to believe that people are free to choose their decisions and every person has the potential to achieve their potential goals and desires. Okay. अब उन्होंने रोजर्स ने 1961 में इन्होंने बोला है, रेफर टू पीपल who were able to attain their potential and follow their goals in life as fully functioning person, a concept like Maslow's self actualization. रोजर्स ने 1961 में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो मैस्लो ने टर्म दी थी, रोजर्स के अकॉर्डिंग क्या थी वो, उन्होंने बोला कि जो लोग अपना जो इंडिविजुअली पर्सन, लोग कुछ भी आप बोल सकते हो,
को पूरी तरह से मतलब अपना काम करता है, उसके अंदर जो मतलब फुल अपने अपने एफर्ट्स लगाता है, उसके पास अपनी फुल फंक्शनिंग पर्सन हम उसी को बोलेंगे जो अपने गोल्स को फॉलो करता है और अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए अपनी फुल पोटेंशियल अब देता है। तो उसको ही हम मैस्लो के जो हम बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद इन्होंने बोला है कि what it means is a person is in touch with himself or herself themselves in the here and now and understand he her their subjective experience and continue to evolve to be a better version of themselves every day। वो क्या बोलते हैं, कार्ल रोजर की थ्योरी आप सीखो, इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो ना, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो। इसका मतलब है क्या, उसने बोला है कि पर्सन अपने सेल्फ के साथ, अपने सेल्फ यानी जो आपकी सोल होती है, आपकी आत्मा होती है। मैं अपने सेल्फ को अपनी बुक्स में मानती हूँ कि मेरी बुक्स ही मेरे सेल्फ है। सबका अपना सेल्फ होता है, कोई अपने काम को अपना सेल्फ मानेगा। तो उन्होंने क्या बोला है, जब आप अपने सेल्फ के साथ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे सेल्फ, मैं खाना खा रही हूँ तो मेरे सेल्फ, तो वो खाना आपका सेल्फ है, पढ़ा रही हूँ तो पढ़ाना आपका सेल्फ है। मैं डांस कर रही हूँ तो मेरा डांस पर ही फोकस होना चाहिए, मैं टीवी देख रही हूँ तो मेरे टीवी पर ही फोकस होना चाहिए। तो ये क्या बोलते हैं कि पर्सन अपने सेल्फ के साथ हेयर एंड नाउ के कांटेक्ट में। कार्ल रोजर जो एक बुक है द पावर ऑफ नाउ, वो पढ़ना, वो बुक इतनी अच्छी है कि वो आपको प्रेजेंट में रहना सिखा देगी। ठीक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है, मैं आपको प्रिस्क्राइब करूँगी कि हाँ आप उस बुक को पढ़ो। तो ये कार्ल रोजर ये बोलते हैं कि बंदा फुल फंक्शनिंग कब करेगा। आप खाना खा रहे हो, ध्यान पता नहीं ऑफिस की बातों में है, क्या आपकी माइंड फुल फंक्शनिंग कर पाएगा? नहीं होगा। माइंड फुल फंक्शनिंग तभी कर पाता है जब आप अपने साथ, अपने सेल्फ के साथ हेयर एंड नाउ यानी प्रेजेंट में आप रहते हो। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में कौन आता है? ऋषि, पंडित, ये जो महान आत्माएं होती है, सुप्रीम सोल होती हैं। सुप्रीम सोल तो मैं भगवान को ही मानती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो इनकी फैक्ट्स को ही ये अपनाते हैं कि हाँ भाई परमात्मा है, ठीक है, आत्मा ही परमात्मा है। तो इनके ना थॉट्स ऐसे हो जाते हैं, यानी वो क्या, वो जब तप करते हैं, साधना करते हैं, तो उनका ध्यान और किसी थॉट पर नहीं होता है कि उनके फ्यूचर में क्या होगा, उनके पास्ट में क्या हुआ। उनका सारा ध्यान अपने प्रेजेंट पर होता है। क्योंकि जब इंसान का अपने प्रेजेंट पर ध्यान होता है, कितने भी साइंटिस्ट आप देख लेना, कितने भी साइकोलॉजिस्ट आप देख लेना जिनकी रिसर्च होती है, तो रिसर्चर को एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट सिखाई जाती है कि आपका फोकस हेयर एंड नाउ यानी प्रेजेंट पर होना चाहिए, क्योंकि फुली फंक्शनिंग तभी करेगी। अब पीएचडी होल्डर ये तो है नहीं कि हाँ भी बीएससी करनी, चलो एसएससी सीजीएल का एग्जाम देते हैं, जॉब लग गई और अच्छे से अपने सेट हो जाएंगे। वो रिसर्चर है, ठीक है। उनका क्या काम होता है, आपको पता है गवर्नमेंट ने पीएचडी चलाई क्यों थी? वो इसलिए चलाई थी कि जो बंदा, हमेशा देखना पीएचडी में गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देती है, वो स्कॉलरशिप क्यों देती है? कि जिसका आगे और पढ़ने का मन है उनके लिए हम हेल्प कर सके, गवर्नमेंट इसलिए पीएचडी होती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, तो ये रिसर्चर, ये साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट, उनके फुली फंक्शनिंग बॉडी काम करते हैं, उनकी हमारी की तरह माइंड सेट, साइकोलॉजिकल कंडीशन ही होती है। उनको प्रेजेंट में फोकस करना होता है। डॉक्टर होते हैं जो हाई लेवल के डॉक्टर्स होते हैं, एमबीबीएस डिग्री जिनके पास होती है, उनको थोड़ा सा भी फोकस यहाँ से वहाँ हो गया ना, तो पूरे पेशेंट की जान निकल सकती है। कुछ ऐसे टेस्ट, कुछ ऐसे असेसमेंट, कुछ ऐसे ऑक्यूपेशन आपके होते हैं जहाँ आपकी फोकस की बहुत ज़्यादा नीड होती है। लाइक आर्मी, आपके आपके एक टीचर का, हर प्रोफेशन में फोकस बहुत जरूरी होता है, और आपके पास यू मस्ट हैव इंटेंस फोकस टू अटेन योर गोल। तो इसमें क्या होता है कि इसमें भी उन्होंने फोकस करा कि नाव में रहने से ना
व्यक्ति का जो पर्सन का जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को समझता है। मान लो कि आप सुबह उठते हो तो सुबह उठकर आप पक्षियों की चहचहाहट सुनते हो, ठीक है, और आप एक 9 बजे उठते हो, 8 बजे उठते हो तो आप लोगों की चहचहाहट सुनते हो, उनकी वाइब्स, उनकी एनर्जी आप अटेन करोगे। तो उसमें क्या होता है, जब आप अपने सेल्फ के साथ देखो, आप फ्यूचर में गए हुए हो तो आप अपने सेल्फ से बहुत दूर हो, आप पास्ट में गए हुए हो तो आप अपने सेल्फ से बहुत दूर हो, बट आप प्रेजेंट में रहकर अपनी हर एक चीज़ कर रहे हो तो आप अपने सेल्फ के पास हो, आपको वो खुशी मिलेगी, बहुत ज़्यादा आपको हैप्पीनेस उससे मिलती है। तो वे क्या बोलते हैं कि जब आप अपने सेल्फ के साथ हो ना तो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस को समझते हो। सब्जेक्टिव में क्या होता है, आपकी पूरी की पूरी फीलिंग्स होती है, अच्छा यार ये हुआ था, मतलब आप अपने खुद को समझते हो कि मैं क्या हूँ, मैं स्नेहा हूँ, मुझे क्या करना है, मैं किस लिए यहाँ आई हूँ, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को इस वजह से बोलते हो कि 10 मिनट अपने सेल्फ के साथ बैठो। सेल्फ के साथ बैठने का मतलब है कि प्रेजेंट में रहो। तो ये कार्ल रोजर इस पर फोकस करते थे, और इससे क्या होता है, इन्होंने देखो बोल भी रखा है कि एंड कंटिन्यू टू इवॉल्व टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ देमसेल्व्स एवरीडे। तो इन्होंने बोला है कि आप ना एवरीडे जब आप डेली ये रूटीन फॉलो करोगे, देखो थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले 10 मिनट, 20 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट आप फोकस बना पाओगे, पहले 30 सेकंड का फोकस बनेगा, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, धीरे 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 ना आपका फोकस आपका ऐड ऑन हो जाएगा। और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी की स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है एक MBCT थेरेपी आती है, माइंडफुल बिहेवियर कोग्निटिव थेरेपी। तो इस थेरेपी में ना जब हम पेशेंट को, क्लाइंट को देते तो ये थेरेपी ही ऐसी होती है कि इसमें प्रेजेंट पर फोकस किया जाता है। माइंडफुल बंदा कब रह सकता है, जब वो प्रेजेंट पर फोकस करेगा। और हम ऐसे नहीं बोल सकते कोई पढ़ रहा है तो हम बोल देंगे कि हाँ भी माइंडफुल बंदा है। माइंडफुल हमेशा उसी को बोलते हैं जो प्रेजेंट में रहता है। जैसे आपके साइकोलॉजिस्ट हैं, आपके रिसर्चर हैं, आपके ये सारे क्या बोलते हैं इसको, हेलो, आपके ये रिसर्चर, आपकी ये सारी चीज़ें, ये सारे क्या होते हैं, जो आपके साइकोलॉजिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, ये सारे के सारे अपने सेल्फ के साथ रहते हैं, अपने फोकस के साथ रहते हैं, तभी तो वे सारी चीज़ें आपकी कर पाते हैं। एवरीडे वो अपने आप को बेटर वर्जन अपना बनाते रहते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ें होते हैं। अब हम भी कर सकते हैं, ऐसी इतनी बड़ी कोई बात नहीं है थ्योरी बनाने में, आप भी बना सकते हो। हमारे जैसे लोग क्यों नहीं बनाते हैं। हम नॉर्मल बंदे मत बनो, मैं हमेशा बोलती हूँ, नॉर्मल से हाई बनो। एबनॉर्मल भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं नेगेटिव एबनॉर्मल, एक होते हैं पॉजिटिव एबनॉर्मल। कोई आपको एबनॉर्मल बोले, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं खुद बोलती हूँ, क्या होता है, आप भी कर सकते हो, आप भी साइंटिस्ट बन सकते हो, आप भी साइकोलॉजिस्ट बन सकते हो, आप भी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कर जा सकते हो, आप भी, बट उनके लिए आपको फुल फंक्शनिंग माइंड की करोगे, आपको माइंडफुल होना पड़ेगा। और आप माइंडफुल कब होगे, जब आप अपने सेल्फ के साथ रहोगे। अब सेल्फ के साथ रहने का मतलब आपको पता होगा, खाना खा रहे हो, खाने पे फोकस करो, पढ़ रहे हो तो पढ़ाई पे फोकस करो, खाना बना रहे हो तो बनाने पर फोकस करो, टीवी देख रहे हो तो टीवी पर फोकस करो, क्या टीवी से सुनाई दे रहा है, मेडिटेशन कर रहे हो तो मेडिटेशन पे फोकस करो, कोई गाना सुन रहे हो तो गाने की लिरिक्स पर फोकस करो, कोई पढ़ रहे हो तो इंटेंसिव स्टडी, सब कुछ कर सकते हो। फ्यूचर आपके हाथ में नहीं है, पास्ट हो गया सो हो गया, क्यों अपने कर्म गंदे कर रहे हो। तो अपने आज पर फोकस करो। स्पिरिचुअलिटी भी यही चीज़ बोलती है, वर्तमान में जियो। और आपकी साइंटिफिक जो मैं रिसर्च है वो भी यही बता रही है कि अपने प्रेजेंट में आपको जीना आना चाहिए। तो यही कार्ल रोजर आपके बता रहे हैं। तो इन्होंने बोलता है कि उनका जो डेवलपमेंट होता है ना, क्योंकि जो बंदा अपने सेल्फ के साथ रहता है तो उनका जो डेवलपमेंट होता है वो बहुत प्रोग्रेसिव होता है और आपका कंटिन्यू भी होता रहता है। उसके बाद रोजर्स रिगार्डेड द फुली फंक्शनिंग पर्सन एज एन आइडियल पर्सन एंड एक्नोलेज्ड दैट बीइंग दैट पर्सन इज डिफिकल्ट फॉर पीपल। He looked at life as a process of becoming and identified 5 potent characteristics of a fully functioning person.
रोजर्स ने कहा कि जो व्यक्ति मतलब फुल पोटेंशियल के साथ काम करने वाला होता है ना, मतलब सिंपल सी बात है, मान लो कि आपका जीन पियाजे है, आपका मैस्लो है, आपका कार्ल्स रोजर है, आपका कोलबर्ग है, आपका आइंस्टाइन है, आपका रदरफोर्ड है, आपके रामानुजन है, आप कितने ले लो, आपके एपीजे अब्दुल कलाम है, तो ये सारे बंदे क्या हैं, ठीक है। तो इन्होंने, आपका स्वामी विवेकानंद है, आपके अरविंद घोष है, कितने फिलोसफर, कितने साइकोलॉजिस्ट, कितने साइंटिस्ट हैं आपके। तो ये क्या है, उन्होंने बोला है कि जो ये फुल पोटेंशियल के साथ इन्होंने अपनी ज़िंदगी दी है, ये अपने सेल्फ के साथ रहे हैं, ये नॉर्मल बंदे नहीं हैं, ये हमारे जैसे हैं, दो आँखें, दो कान, सब कुछ है, बट इनका जो साइकोलॉजिकली जो डिपार्टमेंट फैकल्टी थी ना, वो हमारे से बहुत ज़्यादा हाई थी। तो यही इन्होंने बोला है कि जो व्यक्ति होता है वो फुल पोटेंशियल्स के साथ जो बंदा काम करता है उसको हम आइडियल मानते हैं। आइडियल है, किसी का स्वामी विवेकानंद है, किसी का न्यूटन है, अब जैसे कार्ल स्टोचर का ये कौन थे आपके, मैस्लो थे, तो उनको आइडियल माना जाता है और वो एक्सेप्ट करता है कि हाँ भी ऐसा व्यक्ति बनना बहुत ही ज़्यादा आपका हार्ड है। ये आपके माना जाता है कि हाँ भी ऐसा, जिस इन्होंने बोला है ना कि आइडियल पर्सन एंड एक्नोलेज्ड दैट बीइंग दैट पर्सन इज़ डिफ़िकल्ट फॉर पीपल। वाकई फुली फंक्शनिंग होना बहुत टिपिकल, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है और इतना भी नहीं होता, आप अपने सेल्फ के साथ रह रहे हो। और स्पिरिचुअलिटी भी यही बोलती है कि आप सबसे दया भाव रखो पर किसी से ममता मत रखो, ठीक है। दया भाव सबके प्रति रखो बट किसी से ज़्यादा अटैचमेंट मत रखो, सेल्फ के साथ अटैच जाओ। ओके, तो यही स्पिरिचुअलिटी बोलती है और यही आपकी साइंटिफिक स्टडी आपकी बोलती है। तो उसके बाद इन्होंने 5 पोटेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है एक फुली फंक्शनिंग पर्सन के, वो उन्होंने क्या बताई है, मैं आपको बताऊंगी। देखो, Rogers proposed that the way we think about ourselves will go a long way in help us become a fully functioning person. देखो, रोजर्स ने कहा कि मतलब वो ये मानते थे कि लाइफ कैसे बनती है, उन्होंने इस चीज़ पर फोकस किया कि ज़िंदगी कैसे बनती है। एक तो हम ज़िंदगी को शेप कैसे देनी चाहिए, एक तो हम हैं कि हाँ भाई ठीक है, करनी है, एमए करी और अपना साइकोलॉजी से किया, कहीं अच्छी सी जॉब लग गई, अपना गवर्नमेंट सर्विस मिल गई, कंफर्ट जोन में रह गए, ठीक है, हो गई लाइफ, बच्चे करे और उनको पाला पोषा, एक तो ये लाइफ है। वो सबका अपना अपना एक तरीका होता है, अपनी लाइफ को कैसे शेप दोगे आप, ठीक है। अब मुझे पीएचडी करनी है, मुझे रिसर्च पेपर निकालने हैं, बुक पब्लिश करनी है, एक ये मेरा है कि हाँ भाई मुझे अपनी ज़िंदगी को इन चीज़ों में अपनी लाइफ को ऐसे शेप देनी है। कोई ऐसे शेप देगा कि हाँ भाई मुझे तो शादी करवानी है, बच्चे करने हैं और उनको पालना है, अपने सबकी सेवा करनी है, कोई ऐसे शेप देगा। तो सबकी लाइफ को शेप ना सबकी अलग अलग होती है, सब हर एक बंदा अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग शेप देना चाहता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जिस तरह से हम अपने बारे में सोचते हैं, हमेशा ध्यान रखना कि अपने बारे में हमेशा आप पॉजिटिव सोचो, नेगेटिव मत सोचो, क्योंकि देखो बहुत इफेक्ट पड़ता है। आप ये बोलते हो ना यार मैं तो बहुत गंदी हूँ, मेरे जितना तो कोई गंदा है ही नहीं, ये मत बोलो अपने आप से यार, आपका सेल्फ है, आप सेल्फ लवर हो, ठीक है, आप अपने खुद से प्यार करना सीखो। तो उन्होंने क्या बोला है कि जिस तरीके से हम अपने बारे में सोचते हैं और ये जो हमारे थॉट होते हैं ना, वो हमें फुली फंक्शनिंग पर्सन बनाने में हमारी हेल्प करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। इन्होंने बोला है ना कि but the way we think about ourselves will go a long way in help us become a fully functioning person। तो वो यही चीज़ें होती हैं कि देखो जिस तरीके से आप अपने बारे में सोचते हो, ये थॉट जो होते हैं ना, वो आपको फुली फंक्शनिंग बनाते हैं। अब किसी किसी के ऐसे थॉट्स होंगे, लाइक हमारे मम्मी पेरेंट्स उस टाइम पे, क्या है यार पढ़ के क्या करते, कुछ नहीं है, वो नहीं है, हाँ कौन पढ़ाता, इनके ये एक्सक्यूज़ेस होते हैं
ठीक है, उस टाइम पे शादी कर दी, ये कर दिया, वो है, ये है, नहीं तो मैं तो कर देती, इनके एक्सक्यूजेस होते हैं। क्यों? विल पावर, फिर फ्री विल इनके पास भी थी उस टाइम पर, इनके पास भी डिसीजन मेकिंग थी, ये ले सकते थे, बट इन्होंने अपनी सोसाइटी, अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग अपनी जो फ्री विल थी उसको मारा। और जो इंसान अपनी फ्री विल को मार देता है ना, वो कभी फुली फंक्शनिंग अपने काम को कर ही नहीं सकता अच्छे तरीके से। तो इन्होंने भी ये बोला है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो,